हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू द अनदर क्लास जहाँ पे हम आज सीओपीडी के केस स्टडीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ केसेस में लेके आया हूँ, इंटरेस्टिंग केसेस हैं। ये हॉस्पिटल में जो हमको कॉमनली दिखाई देते हैं वो वाले केसेस हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द केस नंबर 1। तो यहाँ पे जो है एक 65 साल का जो मेल आदमी है वो हॉस्पिटल के जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट में आया है। हिज हिस्ट्री इज कि वो 10 साल से क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ है उसको, और ये जनरली ज्यादा होता ही जा रहा है, वर्स होता ही जा रहा है। और उसको हिस्ट्री थी कि 40 पैक पर ईयर सिगरेट। इसका मतलब क्या होता है कि आदमी हर दिन एटलीस्ट 20 सिगरेट पी रहा था। कब से? 40 साल से कंटिन्यूअसली। तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्मोक 40 पैक्स पर ईयर। और जो उसके सिम्टम्स है वो सिम्टम्स है म्यूकोइड स्पुटम वहां पे हमको देखने को मिल रहा है, और डिस्निया देखने को मिल रहा है। ब्रेथलेसनेस की दिक्कत भी है पेशेंट को। और उसके बाद में एग्जर्शन करते टाइम पे ये डिस्निया और वर्स हो जा रहा है, और माइल्ड पीडल ईडिमा भी देखने को मिल रहा है। तो जब उसको क्लिनिकली एग्जामाइन किया गया तो उसको साइनोसिस था। ही वॉज लिटिल साइनोटिक, ब्लू कलरेशन देखने को मिल रहा था। तो जब अस्कल्टेशन किया गया तो वहां पे क्रैकल साउंड देखने को मिल रहे थे, लंग्स के जो बेस रीजन होता है उसमें देखने को मिल रहे थे। और उसका बीएमआई है वो 28 kg पर मीटर स्क्वायर है। मतलब वो आदमी ओवरवेट है, 25 से 30 तक लेके उसको हम ओवरवेट कैटेगरी में रखते हैं। तो यहाँ पे जो इनका दिया है ना, क्या है, 65 साल का आदमी है, हैवी स्मोकर है, 20 सिगरेट्स पर डे के हिसाब से उसने 40 साल तक ले लिया है। म्यूकोइड स्पुटम होके आया है, डिस्निया है, एग्जर्शनल डिस्निया है, और प्रोडक्टिव कफ तो आ ही रहा है पिछले बहुत सालों से, और ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। जो FEV1 है वो 55% तक कम है। नॉर्मली इसको 70 से ऊपर ही होना चाहिए। और जो पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर टेस्ट किया था, FEV1 और FBC का रेशियो वो भी कम है। तो ये क्या है, यहाँ पे ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है इसको डायग्नोज करने के लिए। इसको डायग्नोज करने के लिए, COPD को डायग्नोज करने के लिए। तो यहाँ पे ये रिड्यूस है, तो ये कंफर्म कर रहा है कि इसको COPD है। तो यहाँ पे ये चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? जैसे मैंने अभी बताया कि ये इसका गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट है, जहाँ पे FEV1 FBC का रेशियो जो है वो घटा रहता है। तो हम उसको डायरेक्टली बिना कुछ सेकेंड ओपिनियन के हम बोल सकते हैं कि ये COPD का केस है, राइट। तो व्हाट इज द क्लासिक निकनेम ऑफ दिस डिसऑर्डर? तो यहाँ पे जो ये डिसऑर्डर है इसका क्लासिक नाम क्या है, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हम इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं कि यहाँ पे आदमी को साइनोसिस देखने को मिला है, और बॉडी का अगर हम देखेंगे तो BMI भी बढ़ा हुआ है। तो ये जो दो तीन जो टिपिकल चीजें हैं ये हमको कहाँ पे देखने को मिलती है? ये हमको देखने को मिलती है ब्लू ब्लॉटर्स में। तो जो इसका क्लासिक निकनेम है वो होगा ब्लू ब्लॉटर्स। वाई पर्सन इज गेटिंग साइनोसिस? आदमी को साइनोसिस क्यों हो रहा है, राइट? क्योंकि COPD में जो हमने ये इसका साइनोसिस वाला पाथवे देखा था ना, ये जनरली कहाँ पे होता है? जहाँ पे जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है वो एकदम से हावी हो जाती है, राइट। और आदमी को डिस्निया है, एक्सर्शनल डिस्निया है, तो आदमी को जो अंदर एयरवे है वो ऑब्स्ट्रक्शन है, FEV1 कम है, राइट। FEV1 और FBC का रेशियो भी कम है। इसका मतलब क्या है कि जो आदमी का ऑक्सीजन इंटेक है लंग्स में वो कम है, वो रिड्यूस्ड है। तो ऑक्सीजन डिफिशियंसी है, हाइपोक्सेमिया हो रहा है, और ये हाइपोक्सेमिया की वजह से क्या हो रहा है, आदमी को साइनोसिस हो रहा है। होप यहाँ पे ये चीजें आपको समझ में आ गई। और इसका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे ये क्या है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का केस है, BMI भी थोड़ा है, ये FEV1 कम है, राइट। म्यूकोइड स्पुटम हमको देखने को मिल रहा है, आदमी को डिस्निया है। तो यहाँ पे हम इसको कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि ये एक्सजर्बेशन केस नहीं है, राइट। तो यहाँ पे हमको जनरली कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में जाने की इतनी जरूरत नहीं है। हम इसको लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट या फिर लॉन्ग एक्टिंग एंटीमस्कर्निक एजेंट्स देके हम इसको आराम से मैनेज कर सकते हैं, राइट। और उसको यहाँ पे एजुकेट भी करना जरूरी है, राइट। एनीवे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पेशेंट काउंसलिंग की बातें कर रहा है। तो हमको इनको बताना पड़ेगा कि उनको लंबे समय तक ये जो दवाइयाँ हैं वो लेती रहनी पड़ेगी, और जितने भी अपने पॉल्यूटेंट्स है, ट्रिगर्स है, एलर्जेंस है, सिगरेट स्मोकिंग है, उसको धीरे धीरे कम करना पड़ेगा, राइट। जो उनकी अभी सिगरेट पीने की आदत है, राइट, ये सिगरेट स्मोकिंग को उनको धीरे 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 कम करना पड़ेगा, राइट। एक आदमी जो 40 पैक ईयर सिगरेट पी रहा है, तो वहां पे अगर हम उसको बोलेंगे कि आप सिगरेट क्विट कर दो, तो ये प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है कि आदमी सिगरेट क्विट कर सकता है, क्योंकि बहुत लंबे समय से वो सिगरेट पी रहा है। हाँ, हम उसको
एजुकेट कर सकते हैं, उसके जो डिसएडवांटेज या हेल्थ हैजार्ड है वो उसको आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं और उसको बोल सकते हैं कि आप इसको धीरे धीरे करके रिड्यूस करो। जैसे 40 पैक्स पर ईयर है, वो मतलब दिन के 20 सिगरेट्स पी रहा है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि आप पहले 18 ही पियो, फिर इसको धीरे धीरे कम करके 15 पे लेके आओ, फिर 3-4 महीने बाद उसको कम करके आप 10 पे लेके आओ। ऐसे धीरे 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 करते करते 2-3 साल में इसको कम्प्लीटली क्विट कर दो। तो इस तरीके से हम उनको एक प्लान दे सकते हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है और जिससे क्रेविंग भी कम हो जाए, राइट। तो इस तरीके से हम इस केस को यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास एक दूसरा केस है। तो केस 2 हमको क्या बोलता है कि एक 58 ईयर का मेल है हु कंप्लेन्स ऑफ सीवियर ब्रेथलेसनेस, उसको सीवियर डिस्निया है, ब्रेथलेसनेस है ऑन एक्सर्शन। बीएमआई जनरली कम है 19 kg पर मीटर स्क्वायर, वो अंडरवेट तो नहीं है मगर लोअर्स पे है, मतलब हम बीएमआई देख के ये बोल सकते हैं कि आदमी एकदम पतला है। और स्पुटम इतना नहीं है, स्पुटम जैसे पहले में म्यूकोइड स्पुटम देखने को मिल रहा था, इस केस में क्या है मिनिमम स्पुटम है। तो ये धीरे धीरे इम्फाइसेमा टाइप का हमको लग रहा है रादर देन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। तो ही इज हैविंग हिस्ट्री ऑफ स्लोली प्रोग्रेसिंग माइल्ड डिस्निया ऑन एक्सर्शन फॉर 8 ईयर्स। मिनिमल कफ है, उसने सिगरेट भी पिछले 2 साल में से नहीं पिया है, छोड़ दिया है। ऑन एग्जामिनेशन पे बैरल शेप्ड चेस्ट देखने को मिल रहा है, पर्स्ड लिप ब्रीदिंग देखने को मिल रहा है। क्या मिल रहा है? पर्स्ड लिप ब्रीदिंग देखने को मिल रहा है। एक्सेसरी मसल्स यूज हो रहे हैं, हाइपर रिजोनेंट साउंड दिख रहा है, मतलब एयर अंदर ट्रैप है। डिक्रीज ब्रेथ साउंड, जो उसके ब्रेथ साउंड है वो डिक्रीज है अस्कल्टेशन के टाइम पे, और क्रैप्स देखने को मिल रहे हैं लंग्स। तो ये कुछ केस के बारे में दिया हुआ है। और जो इसके लैब वैल्यूज दिए हुए हैं उसमें क्या है कि जो इसका FEV1 है, पोस्ट एक्सपायरेटरी वॉल्यूम एट फर्स्ट सेकेंड, वो कम होकर 40% में आया है। जो इसका चेस्ट एक्सरे में है वहां पे हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स देखने को मिल रहा है, और जो नीचे का डायफ्राम है वो फ्लैट है, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है डायग्नोसिस, ऑब्वियसली ये COPD डायग्नोसिस है, कोई इसमें डाउट ही नहीं है। अगर हम इसमें भी डिस्कस करेंगे तो ये जितने भी इन्होंने यहाँ पे सिम्टम्स दिए हुए ये इम्फाइसेमा के सिम्टम्स है, जैसे बैरल शेप्ड चेस्ट हो जाना, हाइपर इन्फ्लेशन हो जाना, उसके बाद ऑक्सीजन ज़्यादा, एयर जो है वो एयर ज़्यादा ट्रैप हो जाना, फ्लैटेंड डायफ्राम हो गया, फिर पर्स्ड लिप ब्रीदिंग हो गया। तो ये हमको क्लियरली बता रहा है कि आदमी को इम्फाइसेमा डोमिनेटेड COPD हुआ है। होप यहाँ पे चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ऐसे ही इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कि वाई पेशेंट इज कॉल्ड पिंक पफर्स, राइट। इस कंडीशन में क्या है कि आदमी अंदर एयर ट्रैप हो रहा है, जैसे तैसे ऑक्सीजन वहां पे पहुंच रहा है मगर उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। टफ सिचुएशन है, मगर हाइपोक्सेमिया जो है वो इतना आया नहीं है, राइट। साइनोसिस अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, दिक्कत है, टफ है, और मगर जो ऑक्सीजन डिमांड है वो पहुंच रही है। तो ऐसी सिचुएशन में हम आदमी को पिंक पफर्स बोलते हैं। आदमी जनरली ब्लू नहीं रहता है, वो नॉर्मली रेडी रहता है, इसीलिए हम उसको पिंक पफर्स बोलते हैं। तो थर्ड में आता है हाउ इट अकर्स। हाउ इट अकर्स मतलब ये हमको इसका मैकेनिज्म पूछ रहा है, इसका पैथोफिजियोलॉजी जानने की कोशिश कर रहा है कि ये कैसे होता है, राइट। तो जो इसमें अपना प्रोटीएज और एंटी प्रोटीएज वाला मैकेनिज्म था पैथोफिजियोलॉजी में, ये वो वाला मैकेनिज्म हमसे जानना चाहता है। जो प्रोटीएज हार्मोन रहता है, प्रोटीएज इंजाइम रहते हैं और ऐसे एंटी प्रोटीएज रहते हैं। तो जो अपना एंटी प्रोटीएज रहते हैं, जैसे हमने एग्जांपल में एक अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इंजाइम देखा था, तो ये कम हो जाते हैं। जैसे ये कम होते हैं तो जो ये प्रोटीएज को नलिफाई करते थे वो नहीं कर पाते हैं। तो अब ये प्रोटीएज धीरे धीरे क्या करेंगे, एल्ब्यूलाई में जो इलास्टिन्स रहते हैं उसको डैमेज कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये इसकी जो डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन करने की कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। मोर ओवर इसके जो एल्ब्यूलाई के वाल है वो भी डिस्ट्रक्ट होना चालू हो जाएंगे, जिसकी वजह से इम्फाइसेमा होता है। ऐसे ही इसमें ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा होना चाहिए, राइट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कहीं पे किसी को इम्फाइसेमा वाला सिचुएशन है तो वहां पे क्या ड्रग ऑफ चॉइस होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे अगर ये सिचुएशंस होके आया है तो यहाँ पे भी हम जनरली लामा को करेंगे, प्लस हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इसमें ऐड कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमको एंटीबायोटिक देने की जनरली जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको स्पुटम मिनिमल देखने को मिला है। इस तरीके से हम इस पेशेंट को आराम से मैनेज कर सकते हैं। क्या इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं क्या? हाँ, ऑब्वियसली इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं आगे जाके, अगर हम इसको टाइमली मैनेज नहीं करेंगे तो, राइट। तो
जैसे धीरे धीरे आदमी साइनोटिक हो सकता है, राइट, धीरे धीरे आदमी साइनोटिक हो सकता है, और पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी हो सकता है। यहाँ पे बहुत लंबे समय तक एयर अंदर ट्रैप होकर रह रहा है तो वहाँ पे पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी हो सकता है। ये कुछ इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो आ सकते हैं, और इस तरीके से हम इस सेकेंड केस को भी आराम से मैनेज कर सकते हैं। तो जो अपना केस 3 है, हम केस 3 के बारे में ऐसे डिस्कस करेंगे। 62 ईयर मेल पर्सन कंप्लेंट्स ऑफ सडन वर्सनिंग ऑफ डिस्निया, उसका जो ब्रेथलेसनेस था वो सडन से बिगड़ गया है, राइट, और इंक्रीज प्रोलेंट स्पुटम, प्रोलेंट स्पुटम देखने को मिल रहा है, हमको इसको याद करना है, प्रोलेंट स्पुटम। फीवर भी देखने को मिल रहा है, मतलब सजेस्टिव इन्फेक्शन है, फीवर भी आ रहा है, प्रोलेंट स्पुटम भी है। हिस्ट्री, ही वाज अ नॉन केस ऑफ सीओपीडी मिक्स टाइम, मतलब क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसेमा दोनों ही है। हॉस्पिटलाइज 3 मंथ्स एगो, 3 मंथ एगो उसको हॉस्पिटलाइज भी किया गया था। ऑन एग्जामिनेशन उसका जो रेस्पिरेटरी रेट है वो बढ़ा हुआ है, टेकिपनिया है, एक्सेसरी मसल्स भी यूज हो रहे हैं, वीजिंग भी देखने को मिल रहा है, रात में साइनोसिस भी है। तो यूज ऑफ एक्सेसरी मसल हो रहे हैं, ये एम्फाइसेमा को बता रहे हैं, वीजिंग और साइनोसिस ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को बता रहे हैं। वैसे भी इन्होंने बोला है कि मिक्स्ड टाइप का है। चेस्ट एक्सरे में हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स देखने को मिल रहे हैं। स्पायरोमेट्री उन्होंने अभी तक किया नहीं है, उसको प्लान किया है। सो व्हाट इज हैपनिंग टू द पर्सन, राइट, पर्सन को क्या हो रहा है, पर्सन को एक्चुअली सीओपीडी का अटैक आया है, और ये मिक्स्ड पैटर्न का है, ये मिक्स्ड पैटर्न है जहाँ पे उसको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है और एम्फाइसेमा भी है, और एम्फाइसेमा भी है। तो जो इसके जो मोस्ट कॉमन ट्रिगर्स हैं वो क्या रहते हैं, राइट, ये जो मिक्स टाइप है इसमें भी जो मोस्ट कॉमन ट्रिगर्स है वो सिगरेट स्मोकिंग रहता है, क्या रहता है वो, सिगरेट स्मोकिंग एंड पॉल्यूटेंट्स, राइट। ये जो सिगरेट स्मोकिंग है हालांकि इन्होंने नहीं बताई है, तो यहाँ पे कहीं तो हिस्ट्री अच्छी तरीके से नहीं लिया गया हो सकता है, या फिर जो हिस्ट्री में ये इन्फॉर्मेशन मिसिंग हो सकती है, हमको कंप्रहेंसिव हिस्ट्री लेनी पड़ेगी। तो ऐसे केसेस में हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगा, ड्रग ऑफ चॉइस हमारे यहाँ पे ब्रोंकोडायलेटर्स तो हमको देना ही पड़ेगा, ब्रोंकोडायलेटर्स देना ही पड़ेगा, प्लस हम यहाँ पे आईसीएस यूज कर सकते हैं, और प्लस हमको एंटीबायोटिक यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि इविडेंसेस ऑफ इन्फेक्शन हमको देखने को मिल रहे हैं। उसको पुरलेंट स्पुटम भी है और फीवर भी है, जो हमको इंडिकेट कर रहा है 95% चांसेस ये है कि वहाँ पे इन्फेक्शन है। एंटीबायोटिक्स क्या हम दे सकते हैं, हाँ ऑब्वियसली हमको एंटीबायोटिक्स देने चाहिए। कौन से एंटीबायोटिक देने चाहिए, प्रिफरेबली गो विद द एमोक्सिसिलिन प्लस क्लेवुलिनिक एसिड, 625 के एमजी में आता है, बीडी या टीडीएस डोज में दे सकते हैं, उसकी कितनी जरूरत है, कितनी सीवियरिटी है, नहीं तो फिर हम एजिथ्रोमाइसिन 500 mg ओडी डोज में हम दे सकते हैं। क्या इसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, हाँ बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, राइट। कार्पल्मोनिल वाला जो कॉम्प्लिकेशंस, राइट, हार्ट फेलियर अगर ये अनट्रीटेड रहे, ऐसे पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ये सारे जो इसके कॉम्प्लिकेशंस है वो हो सकते हैं, राइट। यहाँ पे काउंसलिंग अप्रोच बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है काउंसलिंग अप्रोच देना। उसको एजुकेट करना पड़ेगा कि उनको सीओपीडी हो गया है, राइट, और उनको अब क्या है कि जो ड्रग्स है वो लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, और उनको टाइम पे ड्रग लेना है, उसको कंप्लाई करना है, राइट, जो भी इसके ट्रिगर्स है उसको अवॉइड करना है, और उनको न्यूट्रिशन मेंटेन करना है, लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, एक्टिव, या अगर वो पैसिव स्मोकर भी है तो वो सारी चीजें अवॉइड करनी पड़ेंगी, और उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में हम बताएंगे। तो ये सारी चीजें हम उनको आराम से काउंसिल कर सकते हैं, और इस तरीके से हम इस केस 3 को भी आराम से मैनेज कर सकते हैं। होप यहाँ पे आपको ये केस भी पूरा समझ में आ गया हो। अगर आपको इस केस में भी कुछ ऐसा दिक्कत है, या फिर आगे के कोई केसेस में आपको ऐसे कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट्स में आके डिस्कस कर सकते हैं। आई विल हैप्पी टू डिस्कस विथ यू रिगार्डिंग दीज केसेस, राइट। होप ये केसेस भी आपको अच्छे से समझ में आ गए हो। तो हम नेक्स्ट क्लास में और कुछ नया सा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएंगे, तब तक आप इसको अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।